स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्ट्रगल फॉर कन्नौज, पालाज, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज, 800 AD to 1000 AD। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। आज इस कहानी में हम डिस्कस करेंगे 800 से 1000 AD के बीच हुई एक इंपॉर्टेंट स्ट्रगल के बारे में, जिसमें 3 एम्पायर्स यानी पालाज, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज नॉर्थ इंडिया में अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे थे। ये इंडियन मिडिएवल हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट फेज था, जिसने नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए और आने वाले समय में नए पॉलिटिकल सेंटर्स को क्रिएट किया। सोसाइटी और कल्चर पर भी अपना प्रभाव छोड़ा। ये कहानी गंगा वैली और कन्नौज के डोमिनेशन से स्टार्ट होती है। इसीलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर कन्नौज इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। डोमिनेशन ओवर कन्नौज। 7th सेंचुरी में हर्षा के एम्पायर के डिक्लाइन के बाद नॉर्थ इंडिया, डेक्कन और साउथ इंडिया में कई लार्ज किंगडम्स उभर कर आए। गुप्ता और हर्ष के एम्पायर में गंगा वैली दोनों एम्पायर्स की हेजेमनी का बेसिस बनी। गंगा वैली पॉपुलेशन और ह्यूज रिसोर्सेज के कारण ट्रेड और कॉमर्स का सेंटर थी। इस पर रूल करके ही गुप्ता रूलर्स और हर्षा ने गुजरात पर अपना आधिपत्य जमाया, जो कि अपने रिच सीपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरर्स के कारण ओवरसीज ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट था। मालवा और राजस्थान, इन दोनों सेंटर्स यानी गंगा वैली और गुजरात के बीच एसेंशियल लिंक्स थे। नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे किसी भी एम्पायर के लिए यही ज्योग्राफिकल लिमिट थी। हर्षा के डिक्लाइन के बाद गंगा वैली में स्थित कन्नौज एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सेंटर के रूप में उभर कर आया। कन्नौज गंगा के राइट बैंक में एक क्लिफ पर बसा हुआ था, जो कि हाइट के कारण एडवांटेजियस था। हर्षा ने तो कन्नौज को सिंबल ऑफ इंपीरियल पावर बनाया। कन्नौज ट्रेड, कॉमर्स और कम्युनिकेशन का सेंटर बना, जहां से इंडिया के सभी डायरेक्शंस में जाने वाले ट्रेड रूट्स निकलते थे। ये उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था। इस पर कंट्रोल करके एक तरह से पूरी गंगा वैली पर कंट्रोल किया जा सकता था। पास्ट के मगध की तरह ही कन्नौज अब इंपॉर्टेंट हो चुका था। कन्नौज पर रूल करना एक तरह से पूरे नॉर्थ इंडिया पर रूल करने का सिंबल था। ये उसका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस था। 750 से 1000 AD के बीच कई बड़े किंगडम्स राइज हुए, जैसे द पाला एम्पायर, जिसने ईस्टर्न इंडिया को डोमिनेट किया मिड 9th सेंचुरी तक। द प्रतिहारा एम्पायर, जिसने वेस्टर्न इंडिया और अपर गैंजेटिक वैली को मिड 10th सेंचुरी तक डोमिनेट किया। इसको गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर भी बोला जाता है। और द राष्ट्रकूटा एम्पायर, जिसने डेक्कन पर अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश किया। ये 3 एम्पायर्स भले ही आपस में लड़ते रहे, लेकिन एक बड़े एरिया में उन्होंने लोगों को एक स्टेबल लाइफ दी। एग्रीकल्चर को एक्सटेंड किया, पॉन्ड्स और कनाल्स बनाए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पेट्रनेज दिया, इंक्लूडिंग टेम्पल्स। इन तीनों में से राष्ट्रकूटा एम्पायर सबसे लंबे समय तक चला और नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के बीच एक तरह से कल्चरल ब्रिज का काम किया। तो ये तो बात हुई कन्नौज के इंपॉर्टेंस की। अब बढ़ते हैं स्ट्रगल की तरफ। इसमें हम एक एक करके तीनों एम्पायर्स के बारे में बात करते हुए उनके आपस के स्ट्रगल्स की भी बात करेंगे। शुरू करते हैं पालाज से। द पालाज। हर्षा की डेथ के बाद का जो पीरियड था, एक तरह से पॉलिटिकल कंफ्यूजन का दौर था। कश्मीर के कारकोटा डायनेस्टी के रूलर ललितादित्य 724 से 760 AD ने कुछ समय के लिए पंजाब और इवन कन्नौज पर कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। कन्नौज उस समय सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी हुआ करता था। ललितादित्य ने इसके अलावा बंगाल में भी इन्वेड किया और वहां के राजा को मार दिया। ललितादित्य ने इस दौरान पूरे भारत का भ्रमण किया और कई किंग्स को डिफीट भी किया। इस जर्नी के बाद वो वापस कश्मीर लौट गए और सभी एरियाज में एक तरह का पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया। इस पावर वैक्यूम के चलते पालाज और गुर्जर प्रतिहाराज का राइज होने लगा, जिसके बाद ललितादित्य की पावर डिक्लाइन हो गई। पालाज और प्रतिहाराज में बनारस से लेकर साउथ बिहार के बीच के एरिया को कंट्रोल करने के लिए लगातार क्लैश होता रहा। खैर 750 AD में पाला एम्पायर को गोपाला ने फॉर्मली फाउंड किया, जो एक इलेक्टेड लीडर थे। ईस्टर्न इंडियन रीजन के नामी लोगों ने एनार्की को खत्म करने के लिए गोपाला को किंग बनाया। गोपाला का बर्थ किसी हाई रॉयल फैमिली में नहीं हुआ था। उनके फादर प्रोफेशन से एक सोल्जर थे।
गोपाला ने अपने रूल में बंगाल को यूनिफाई किया और इवन मगध को अपने कंट्रोल में लिया। गोपाल को उनके सन धर्मपाला ने 770 एडी में सक्सीड किया, जिसने अगले 40 साल यानी 810 एडी तक राज किया। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल धर्मपाला के रेन में ही हुई। धर्मपाला ने प्रतिहार और राष्ट्रकूटा की आपसी लड़ाई का खूब फायदा उठाया। जब प्रतिहारा रूलर गौड़ यानी बंगाल की तरफ एडवांस करने ही वाले थे, तब प्रतिहारा रूलर को राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुवा ने डिफीट किया। प्रतिहारा रूलर को राजस्थान के डेजर्ट में रेफ्यूज लेना पड़ा और ध्रुव वापस डेक्कन लौट गए। इसके कारण कन्नौज एक तरह से वेकेंट हो गया, जिसके चलते धर्मपाल ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया। धर्मपाल ने एक ग्रैंड दरबार ऑर्गेनाइज किया, जिसमें पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान एटसेट्रा के वेसल स्टेट्स को इनवाइट किया। ऐसा बताया जाता है कि धर्मपाल का रूल इंडिया के नॉर्थ वेस्ट की फर्देस्ट लिमिट तक फैल गया, जिसमें मालवा और बेरार भी इंक्लूडेड थे। लेकिन धर्मपाला ज्यादा समय तक अपनी पावर नॉर्थ इंडिया में कंसोलिडेटेड नहीं रख पाया। नागभट्टा II 805 से 833 के रूल में प्रतिहाराज ने फिर से पावर को रिवाइव किया और धर्मपाला को डिफीट किया। बिहार और मॉडर्न ईस्टर्न उत्तर प्रदेश दोनों के बीच बोन ऑफ कंटेंशन बना रहा। नॉर्थ में हार के बाद पालाज को दूसरी डायरेक्शंस में रुख करना पड़ा। धर्मपाला के सन देवपाला ने उनको सक्सीड किया 810 एडी में, जिसने प्राग्य ज्योतिषपुर यानी असम और पार्ट्स ऑफ ओडिशा में अपना कंट्रोल एक्सटेंड किया। तो ऐसा कहा जा सकता है कि मिड 8th सेंचुरी से लेकर मिड 9th सेंचुरी के बीच ईस्टर्न इंडिया को पाला रूलर्स ने डोमिनेट किया। ऐसा बताया जाता है कि मॉडर्न नेपाल का कुछ पार्ट भी उनकी सुजरेनिटी में था। पाला रूलर्स बुद्धिस्ट लर्निंग और रिलीजन के ग्रेट पेट्रन थे। नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि ईस्टर्न वर्ल्ड में काफी फेमस थी, उसको रिवाइव करने का श्रेय धर्मपाला को जाता है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को सेटअप करने का श्रेय भी धर्मपाला को जाता है, जो कि नालंदा के बाद फेमस होने वाली सिर्फ दूसरी यूनिवर्सिटी थी। तिब्बत के साथ पाला रूलर्स के क्लोज कल्चरल रिलेशंस रहे। नोटेड बुद्धिस्ट स्कॉलर्स संत रक्षिता और दीपांकरा को तिब्बत इनवाइट किया गया, जहां पर उन्होंने बुद्धिज्म के एक नए फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया, जिसके कारण कई तिब्बतन बुद्धिस्ट्स नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए आए। बुद्धिज्म के सपोर्टर होते हुए भी पालाज ने शैविज्म और वैष्णविज्म को पेट्रनेज दिया। ये उनकी रिलीजियस डाइवर्सिटी और टॉलरेंस को शो करता है। नॉर्थ इंडिया के लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मणास को ग्रांट्स दिए, जिसके चलते वो लोग बंगाल की तरफ जाने लगे। इनके आने के कारण बंगाल में कल्टीवेशन का एक्सटेंशन हुआ। बंगाल की बढ़ती प्रॉस्पेरिटी के कारण साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज जैसे बर्मा, मलया, जावा, सुमात्रा एटसेट्रा में ट्रेड और कल्चरल कॉन्टैक्ट्स का विस्तार हुआ। बढ़ते ट्रेड और प्रॉस्पेरिटी के कारण बंगाल में इन कंट्रीज से ह्यूज अमाउंट्स में गोल्ड और सिल्वर आना चालू हुआ। साउथ ईस्ट की फेमस शैलेंद्र डायनेस्टी ने पालाकोट में कई एम्बेसीज भेजी और इनकी देखभाल के लिए 5 विलेजेस की डिमांड पाला रूलर देवपाला से की गई। डिमांड मान ली गई, जो कि इन दो एम्पायर्स के क्लोज रिलेशन को दर्शाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा ईस्टर्न इंडिया के पाला एम्पायर के बारे में। हमने जाना कि किस तरह एम्पायर का राइज हुआ और कैसे वो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का पार्ट बने। पालाज बुद्धिज्म के ग्रेट पेट्रन्स के रूप में उभर कर आए और उनके रूल का सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट रहा उनका इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रतिहाराज के बारे में। द प्रतिहाराज जिन्होंने कन्नौज पर लंबे समय तक राज किया, उन्हें गुर्जर प्रतिहाराज भी कहा जाता था। कई स्कॉलर्स का मानना है कि ये गुर्जराज से ओरिजिनेट हुए, जो कि जाट्स की तरह पैस्टोरलिस्ट्स और फाइटर्स थे। सेंट्रल और ईस्टर्न राजस्थान में प्रतिहाराज ने एक सीरीज ऑफ प्रिंसिपैलिटीज को एस्टैब्लिश किया। मालवा और गुजरात के कंट्रोल के लिए राष्ट्रकूटा से क्लैश में शामिल रहे और आगे चलकर कन्नौज के कंट्रोल के लिए क्लैश हुआ। नागभट्टा I 730 to 760 के अंडर में प्रतिहाराज ने प्रोमिनेंस गेन किया और सिंध के अरब रूलर्स को कड़ा रेजिस्टेंस दिया, जो राजस्थान, गुजरात और पंजाब पर कब्जा जमाना चाहते थे। भीनमाल में प्रतिहाराज की पहली कैपिटल थी। जैसा कि हमने पालाज की कहानी में देखा कि शुरुआती प्रतिहाराज रूलर्स को राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुवा और गोपाला III ने डिफीट किया और अपर गंगा वैली को कंट्रोल करने से रोक दिया।
790 और 806 और 7 एडी में भी राष्ट्रकूटा रूलर्स ने प्रतिहारास को डिफीट किया और वापस डेक्कन की ओर चले गए। पॉसिबल है कि राष्ट्रकूटा रूलर्स का मेन इंटरेस्ट मालवा और गुजरात थे। प्रतिहारा एम्पायर का रियल फाउंडर और ग्रेटेस्ट रूलर किंग भोज को माना जाता है। भोज ने एम्पायर को रीबिल्ड किया और करीब 836 एडी में कन्नौज को रिकवर किया, जो कि अगले 100 साल तक प्रतिहारा एम्पायर की कैपिटल बनी रही। भोज ने ईस्ट में अपना एम्पायर एक्सटेंड करना चाहा, लेकिन पाला रूलर देवपाला ने उनको डिफीट कर दिया। इस डिफीट के बाद भोज ने डेक्कन, सेंट्रल इंडिया और गुजरात की तरफ रुख किया, जिसके चलते एक बार फिर राष्ट्रकूटा से स्ट्रगल का रिवाइवल हुआ। नर्मदा के बैंक्स पर हुई बैटल में भोज ने मालवा और गुजरात के कुछ पार्ट्स पर अपना आधिपत्य जमाया, लेकिन डेक्कन की तरफ और आगे नहीं बढ़ पाने के कारण एक बार फिर नॉर्थ की तरफ रुख किया। कुछ इंस्क्रिप्शंस के अनुसार उसकी टेरिटरी सतलज के वेस्टर्न साइड तक पहुंच चुकी थी। अरब ट्रैवलर्स बताते हैं कि प्रतिहारा रूलर्स के पास इंडिया की बेस्ट कैवलरी यानी घुड़सवार सेना थी। सिल्क रोड की प्रॉक्सिमिटी में होने के कारण हॉर्स ट्रेड उस समय का एक इंपॉर्टेंट ट्रेड था। देवपाला की डेथ के बाद भोज ने ईस्ट में भी अपना एम्पायर एक्सटेंड किया। भोज विष्णु के डेविटी थे और आदिवाराह का टाइटल अडॉप्ट किया, जिसका मेंशन उनके रूल के कई कॉइन्स में मिलता है। उनको मिहिर भोज भी कहा जाता है। यह जानना जरूरी है कि उज्जैन के परमार डायनेस्टी के राजा भोज अलग थे, जिन्होंने कुछ समय बाद रूल किया। भोज की डेथ 885 एडी में हुई और उनके सन महेंद्रपाला I ने उनको सक्सीड किया। महेंद्रपाला I का रूल 908-9 एडी तक चला। महेंद्रपाला ने भोज के एम्पायर को मगध और नॉर्थ बंगाल तक एक्सटेंड किया। ईस्ट पंजाब और अवध और काठियावाड़ में भी उनके इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। तो प्रतिहाराज ने अर्ली 9th से मिड 10th सेंचुरी के बीच करीब 100 साल तक नॉर्थ इंडिया पर राज किया। अल-मसूदी, जो कि बागदाद के नेटिव थे और 915-16 में गुजरात विजिट करते हैं, प्रतिहारा एम्पायर की पावर, प्रेस्टीज और वास्टनेस को टेस्टिफाई करते हैं। प्रतिहाराज लर्निंग और लिटरेचर के ग्रेट पेट्रन थे। ग्रेट संस्कृत पोएट और ड्रामेटिस्ट राजशेखरा महीपाल के कोर्ट में थे, जो भोज का ग्रैंडसन था। कन्नौज में कई फाइन बिल्डिंग्स और टेम्पल्स को बिल्ड करवाया। 8th और 9th सेंचुरीज में कई इंडियन स्कॉलर्स ने बागदाद के कैलिफ्स के कोर्ट में एज एन एम्बेसी ट्रैवल किया। इन स्कॉलर्स ने इंडियन साइंसेज, स्पेशली मैथमेटिक्स, अलजेब्रा और मेडिसिन को अरब वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया। सिंध के अरब रूलर से हॉस्टिलिटी होते हुए भी स्कॉलर्स और गुड्स का आना जाना कंटिन्यू रहा। 915 से 918 एडी के बीच राष्ट्रकूटा किंग इंद्रा III ने फिर कन्नौज पर अटैक किया और सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे प्रतिहारा एम्पायर वीक हो गया और गुजरात को प्रोबेबली राष्ट्रकूटाज ने कैप्चर कर लिया। इसके पुख्ता सबूत नहीं है कि गुजरात को राष्ट्रकूटाज ने कैप्चर किया या किसी दूसरी डायनेस्टी ने, लेकिन इतना कंफर्म है कि प्रतिहारा एम्पायर के पास अब गुजरात का सी कोस्ट नहीं था। गुजरात, जो कि ओवरसीज ट्रेड का हब था, उसको लूज करके प्रतिहारा एम्पायर को बड़ा झटका लगा। एक और राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा III ने 963 में नॉर्थ इंडिया को इन्वेड किया और प्रतिहारा रूलर को डिफीट किया। इसके बाद ही प्रतिहारा एम्पायर का रैपिड डिसोल्यूशन चालू हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी थी प्रतिहाराज की, जिनके राइज और डिक्लाइन को देखते हुए हमने जाना कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में उनकी क्या भूमिका रही। प्रतिहाराज लर्निंग और लिटरेचर और आर्किटेक्चर के ग्रेट पेट्रन्स माने जाते हैं। इंडियन साइंसेस को अरब वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करना उनके फॉरेन रिलेशंस को शो करता है। लेकिन 11th सेंचुरी के स्टार्ट में महमूद ऑफ गजनी के रिपीटेड इन्वेजन्स के चलते ये एम्पायर खत्म हो गया। आइए अब बात करते हैं राष्ट्रकूटाज के बारे में। द राष्ट्रकूटाज। जब नॉर्थ इंडिया में पालाज और प्रतिहाराज रूल कर रहे थे, उस समय डेक्कन पर राष्ट्रकूटाज का वर्चस्व था। राष्ट्रकूटाज एक रिमार्केबल डायनेस्टी थी, जिसके हिस्से में वॉरियर्स और एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स की लंबी कतार है। दांती दुर्गा ने इस किंगडम को मिड 8th सेंचुरी के आसपास सेटअप किया, जिन्होंने अपनी कैपिटल मान्याखेत या मालखेड़ में बनाई, जो कि मॉडर्न कर्नाटका के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के नजदीक है। सेटअप होने के कुछ समय में ही राष्ट्रकूटाज ने नॉर्दर्न महाराष्ट्र का पूरा एरिया डोमिनेट कर लिया और जैसा कि हमने देखा, इन्होंने प्रतिहाराज के साथ गुजरात और मालवा की ओवरलॉर्डशिप के लिए लड़ाई लड़ी।
भले ही उनकी रेड्स के कारण एम्पायर का एक्सपेंशन गंगा वैली में नहीं हुआ, लेकिन रिच प्लंडर से उनका फेम लगातार बढ़ता रहा। राष्ट्रकूटास का क्लैश आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न चालुक्यास और वेंगी से भी लगातार चलता रहा। यही नहीं, साउथ के पल्लवास और पांड्या से भी उनका क्लैश चलता ही रहा। गोविंदा द थर्ड 793 से 814 और अमोघ वर्ष 814 से 878 राष्ट्रकूटास के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं। 800 एडी में प्रतिहारा रूलर नागभट्टा ऑफ कन्नौज के खिलाफ सक्सेसफुल कैंपेन के बाद और मालवा को एनेक्स करने के बाद गोविंदा द थर्ड ने साउथ की तरफ रुख किया। एक इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि गोविंदा ने केरला, पांड्या और चोला किंग्स को टेरिफाई किया और पल्लवास को कमजोर होने पर मजबूर कर दिया। कर्नाटका की गंगाज को तो मौत के घाट ही उतार दिया। अमोघ वर्षा ने 64 साल तक राज किया, लेकिन उनको वॉर के बजाय परस्यूट ऑफ रिलीजन और लिटरेचर में इंटरेस्ट था। वो खुद भी एक ऑथर थे और उन्हें कन्नड़ा में पोएटिक्स पर पहली बुक लिखने का श्रेय दिया जाता है। कैपिटल सिटी मान्यखेत को भी उन्होंने ही बनवाया, जो उनके ग्रेट बिल्डर होने का प्रमाण है। उनके रूल में एम्पायर के दूर दराज हिस्सों में कई रिबेलियंस हुए और उनकी डेथ के बाद फिर से स्टार्ट होने लगे। अमोघ वर्षा के ग्रैंडसन इंद्रा द थर्ड 915 से 927 ने इन रिबेलियंस पर रोक लगाई और एम्पायर को री-एस्टैब्लिश किया। पाला रूलर महिपाल को डिफीट करके और 915 में कन्नौज पर कब्जा करके इंद्रा द थर्ड उस समय का मोस्ट पावरफुल रूलर बना। अल-मसूदी की माने तो राष्ट्रकूटा किंग बलहारा और वल्लभ राजा उस समय के ग्रेटेस्ट किंग थे और मोस्ट किंग्स उनकी सुजरेंटी को मानते थे। कृष्णा द थर्ड 934 से 963 ब्रिलियंट रूलर्स की लाइन में लास्ट रूलर थे। वो मेनली मालवा के परमार्स और ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी के साथ स्ट्रगल में रहे। कृष्णा द थर्ड ने चोला किंग परांतका द फर्स्ट को 949 में डिफीट किया और चोला एम्पायर के नॉर्दर्न पार्ट को कैप्चर किया। उनकी डेथ के बाद उनके इन्हीं ओपोनेंट्स ने यूनाइट होकर राष्ट्रकूटा कैपिटल मालखेड़ पर 979 में अटैक किया और डिस्ट्रॉय कर दिया। यहीं पर राष्ट्रकूटा एम्पायर का एंड हो गया। राष्ट्रकूटा एम्पायर 200 साल तक यानी 10th सेंचुरी के एंड तक चला। वो रिलीजियसली टॉलरेंट थे और शैविज्म और वैष्णविज्म के साथ जैनिज्म को भी पेट्रोनाइज किया। एलोरा का फेमस कैलाशनाथ रॉक का टेम्पल राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा द फर्स्ट ने बिल्ड करवाया। अमोघ वर्षा प्रोबेबली जैनिज्म फॉलोअर थे, लेकिन उन्होंने दूसरे फेथ्स को भी पेट्रोनाइज किया। राष्ट्रकूटास ने मुस्लिम ट्रेडर्स को सेटल होने को अलाउ किया और इस्लाम प्रीच करने को भी परमिट किया। इस टॉलरेंट पॉलिसी से फॉरेन ट्रेड प्रमोट हुआ। राष्ट्रकूटास आर्ट और लिटरेचर के भी ग्रेट पेट्रन थे। उनके कोर्ट में न सिर्फ संस्कृत स्कॉलर्स बल्कि प्राकृत और अपभ्रंश में लिखने वाले पोएट्स भी थे। स्वयंभू, जो कि अपभ्रंश के ग्रेट पोएट थे, प्रोबेबली राष्ट्रकूटा कोर्ट में ही थे। तो दोस्तों, ये कहानी थी राष्ट्रकूटास की, जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का पार्ट रहे। प्रतिहारास की तरह ये भी आर्ट, लिटरेचर और रिलीजन के ग्रेट पेट्रन्स थे। उनका रिलीजियस टॉलरेंस उनके रूल का हाईलाइट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन तीनों किंगडम्स के पॉलिटिकल सेटअप, एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल लाइफ के बारे में। लाइफ ड्यूरिंग दीज थ्री किंगडम्स। एडमिनिस्ट्रेशन गुप्ता एम्पायर, हर्षाज किंगडम और डेक्कन के चालुक्यास के सिमिलर ही था। किंग एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था और आर्मी का कमांडर इन चीफ था। किंग की पोजीशन हेरिडिटरी थी और किंग को असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर्स थे, जैसे रेवेन्यू, ट्रेजर, फॉरेन अफेयर्स, सेनापति, चीफ जस्टिस और पुरोहिता। तीनों किंगडम्स के पास लार्ज और वेल ऑर्गेनाइज्ड कैवलरी, इन्फेंट्री और एलिफेंट्स थे। किंग एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जैसे राष्ट्र, जिसको राष्ट्रपति या गवर्नर सुपरवाइज करता था। भुक्ति, प्रोविंसेस का उपरिका था जो रेवेन्यू भी कलेक्ट करता था और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करता था। मंडलाज या विसया, जिसको विसयापति हेड करता था, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट्स की तरह थे। पत्तला यानी क्लस्टर ऑफ विलेजेस, जिसका हेड होता था भोजपति। विलेज का हेड विलेज हेडमैन होता था, जिसकी पोजीशन हेरिडिटरी थी। ग्राम महाजन यानी विलेज एल्डर्स हेडमैन को असिस्ट करते थे। ट्रेड एंड कॉमर्स में भी कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स 740 से 1000 एडी के बीच नॉर्थ इंडिया में ट्रेड और कॉमर्स में ह्यूज डिक्लाइन आया।
इसके दो रीजंस थे। नॉर्थ इंडिया का रोमन एम्पायर के साथ अच्छा खासा ट्रेड था, जिसके कोलैप्स होने के बाद ट्रेड पर इंपैक्ट हुआ। इस्लाम के राइज के कारण इरानियन सैसनेड एम्पायर का डिक्लाइन हुआ और इंडियन ओवरलैंड के फॉरेन ट्रेड को बड़ा नुकसान हुआ। इंडिया की गोल्ड और सिल्वर वेल्थ का मेन रीजन था फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के डिक्लाइन होने से गोल्ड कॉइन्स में कमी आ गई। इंटरेस्टिंग बात रही कि इसी पीरियड में साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच का ट्रेड इंक्रीज हुआ। उत्तर पथ और दक्षिण पथ में भी ट्रेड काफी रोबस्ट था। कंक्लूजन। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा नॉर्थ इंडिया की अर्ली मिडिएवल हिस्ट्री यानी 800 से 1000 एडी के बारे में। इस पीरियड में 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स का राइज हुआ और तीनों किंगडम्स आपस में वर्चस्व की लड़ाई में लगे रहे। लगातार स्ट्रगल के बाद भी लोगों की लाइफ स्टेबल रही और टेम्पल्स, आर्ट, लिटरेचर का विस्तार हुआ। इस पीरियड में एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिला। 8th सेंचुरी के एंड में शुरू हुई कन्नौज की डोमिनेशन की ये लड़ाई अगले 200 साल यानी 1000 एडी तक चली। इस लंबी लड़ाई में तीनों एम्पायर्स ग्रेजुअली वीक होते चले गए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गया। इसी दौरान वेस्ट और सेंट्रल एशिया में हमको रैपिड पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले, जिसके कारण यहां के इस्लामिक इन्वेडर्स ने नॉर्थ इंडिया की सिचुएशन को देखकर इन्वेड किया। इस तरह नॉर्थ इंडिया में डोमिनेशन के लिए एक नए फेज की शुरुआत हुई। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।